गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत जो लेसन चल रहा था हमारा, वो चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कृषि से संबंधित। कृषि का जितना भी हमने बात किया था, जैसे 9 प्रकार की कृषि के बारे में देखा था, तो वो 9 प्रकार की कृषि हमारी कंप्लीट हो चुकी थी प्राथमिक व्यवसाय। फिर हम एक दूसरा प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत दूसरा जो कार्य है, जैसे लकड़ी काटना, उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। 6 नंबर, लकड़ी काटना। ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है जो किस में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। इससे पहले हमने देखे थे, जैसे हमने बात की थी आखेट की बात की, खाद्य संग्रहण की बात की, मत्स्य व्यवसाय के बारे में देखा, पशुपालन के बारे में देखा, कृषि के बारे में देखा, और ये जो 6 नंबर है वो क्या है? लकड़ी काटना। इसके बाद में एक क्रिया और आती है, उसकी भी हम बातें करेंगे। तो देखिए, जो लकड़ी काटना है, वो लकड़ी काटना क्या है? प्राथमिक व्यवसाय का एक प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। एक प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। इसको भी व्यवसाय की कैटेगरी में रखा गया। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है? लकड़ी काटना, ये कार्य भी सम्मिलित होता है। लट्ठे बनाना, बड़े बड़े गोल गोल जो लट्ठे होते हैं वो बनाना। फिर इन लट्ठों को क्या है, जो आरा मशीन होती है, आपने देखी होगी आरा मशीन, आरा मशीनों तक भेजना या वहां जाकर इसको बेच देना। ठीक है, ये तीनों के तीनों कार्य इस व्यवसाय में क्या है? संलग्न होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इस व्यवसाय के अंतर्गत अन्य व्यवसायों की अपेक्षा क्या आया है? बदलाव आया है। कैसा बदलाव? कि पहले प्राचीन समय की बात करेंगे हम, तो प्राचीन समय में लकड़ी का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था? वो ईंधन के लिए किया जाता था। मतलब जो घरों में चूल्हे होते हैं खाना पकाने के लिए या अन्य किसी भी प्रक्रिया में ईंधन के रूप में यूज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? लकड़ी का। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग कहाँ होने लगा? वर्तमान में उद्योगों में कच्चा जो माल है उस कच्चे माल के रूप में होने लगा। जैसे हम बात करते हैं फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, इनमें किसका इस्तेमाल हो रहा है? इनमें लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, यह जो व्यवसाय है लकड़ी काटने का व्यवसाय, किन क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ज़्यादा संपन्न किया जाता है। और ये यही क्यों किया जाता है? क्योंकि इन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या है, जो वृक्ष पाए जाते हैं वो वृक्ष कौन से होते हैं? साल, सागवान, महोगनी, रोजवुड, चंदन, ये सारे के सारे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनका जो उपयोग है वो किसके लिए? इमारती चीज़ें बनाने के लिए, या फिर कोई फर्नीचर, अन्य फर्नीचर
बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किनका? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। फिर हम बात करते हैं, क्या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन होते हैं? होते हैं, तो उसका व्यवसाय, लकड़ी काटने का व्यवसाय किया जाता है। देखिए, बिल्कुल किया जाता है। इनमें जो वन होते हैं कोणधारी वन होते हैं, शंकु प्रकार के वन, इस प्रकार से आपने देखे होंगे। इस प्रकार से वन होते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं? या तो शंकुधारी वन या कोणधारी वन। और इनसे क्या किया जाता है? व्यापारिक स्तर पर कार्य किया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय वनों में जो कोणधारी वन है, उससे लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है, लट्ठे बनाने का कार्य किया जाता है, उद्योगों में भी कार्य संपन्न होता है। लेकिन मुख्यतः क्या चीज स्पष्ट होती है? व्यापारिक स्तर पर कार्य संपन्न किया जाता है। अब देखेंगे हम कि व्यापारिक स्तर पर यहाँ क्यों किया जाता है, क्योंकि इन शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखा जाए तो क्या है, एक ही प्रकार के वृक्षों की क्या पाई जाती है? बहुलता पाई जाती है। एक ही प्रकार के, मान लो साल के वन है तो वहां पर बहुत सारे क्या होंगे? साल के वन होंगे। ठीक है, वही कार्य यहाँ संपन्न होता है, लकड़ी को काटना, लट्ठे बनाना, आरा मशीनों तक पहुंचाना। लेकिन क्या होता है कि इन क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहां इन क्षेत्रों में परिवहन के साधन क्या है? पर्याप्त है। फिर बात करेंगे इनके वनों में। वनों की बात करते हैं तो इनकी जो लकड़ी है वो कैसी है? मुलायम है। कैसी है? मुलायम। और मुलायम लकड़ी होगी तो क्या है? लुगदी, कागज, पैकिंग, ये सारे के सारे सामान बनाने के लिए क्या है? आसानी से कार्य संपन्न हो जाता है। ये सारे सामान बनाने में ये मुलायम लकड़ी क्या करती है? काम आती है। और व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कहाँ किया जाता है? ये व्यापारिक स्तर पर कार्य है। कुछ देशों की बात करेंगे हम, जैसे कनाडा की, जैसे नॉर्वे की, जैसे फिनलैंड की। यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर कार्य किया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की, लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो व्यापारिक स्तर पर कहाँ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब देखेंगे इसके महत्व के बारे में, लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है इसके महत्व के बारे में। देखिए, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में लकड़ी की जो मांग है वो मांग क्या हो रही है? अधिक हो रही है। और लकड़ी की मांग अधिक क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या में धीरे धीरे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जिससे क्या है? आवश्यकताएं अधिक बढ़ रही है। लकड़ी की मांग अधिक होने के कारण हम क्या करेंगे? पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो वनों की हम क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। लगातार हम वनों को क्या कर रहे हैं? काटते हुए चले जा रहे हैं। क्यों काटते हुए? क्योंकि वनों की जो मांग है वो क्या हो गई? बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए, वनों की अंधाधुंध हम कटाई कर देंगे तो कटाई करने से क्या होगा? वन क्षेत्र है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वन क्षेत्र क्या हो जाएंगे? घटते हुए प्रतीत हो रहे हैं जब कटाई अधिक हो रही है। और वन क्षेत्र घट जाएंगे तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। या हम बात करें मिट्टी का जो संगठन है वो संगठन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वनस्पति जो होती है वो वनस्पति क्या करती है? मिट्टी को एक जगह संगठित रखती है। जब वहाँ पर वनस्पति नहीं होगी तो वो मिट्टी का जो संगठन है वो क्या हो जाएगा? ढीला ढाला हो जाएगा।
इससे क्या होगा, जो अगर मिट्टी का जो उपजाऊपन है या उसका संगठन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगी फिर मिट्टी या मृदा अपर्दन की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। और मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा तो फिर क्या है, बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे मिट्टी का कटाव होता हुआ चला गया, नदियों में जो जल है, मृदा अपरदन के कारण क्या होता है, नदियों में भयंकर जो बाढ़ आती है वो बाढ़ इसी कारण आती है। इससे क्या होता है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा, पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ठीक है, ये था लकड़ी काटने का व्यवसाय। अब हम देख रहे हैं इसमें खनन से संबंधित 7वां जो लास्ट हमारा है, प्राथमिक व्यवसाय की जो क्रिया है वो लास्ट है खनन से संबंधित देखेंगे। देखिए, खनन का सबसे पहले तो हम अर्थ देखेंगे कि खनिजों को भूगर्भ से, भूमि के अंदर से खनिजों को भूगर्भ से निकालने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, खनन कार्य कहलाता है या खनन क्रिया कहलाता है। देखिए, जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहीं पर, ये खनिज जहां पाए जाएंगे वहीं पर ये व्यवसाय संपन्न होता है, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि इसका संबंध किससे है, खनिजों से है। और खनिजों के संबंध में वितरण की बात करेंगे, खनिज वितरण की बात करेंगे, तो खनिजों का जो वितरण है वो विश्व स्तर पर क्या है, असमान है। सभी जगह एक प्रकार का खनिज तो नहीं पाया जाता, या सभी जगह सारे खनिज तो नहीं पाए जाते हैं, तो ये असमानता स्पष्ट होती है। और खनिज वास्तविक रूप से क्या होता है, खनिज वास्तविक रूप से प्राकृतिक, रासायनिक तत्व, या हम कह सकते हैं यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। इसकी कुछ न कुछ क्या होगी, या तो भौतिक व रासायनिक, ये संरचना या विशेषता जरूर मिलेगी। खनिज की क्या है, भौतिक और रासायनिक विशेषता जरूर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, जिन स्थानों से हम खनिजों को निकालते हैं, जिन स्थानों से खनिजों को निकालते हैं, वो स्थान क्या कहलाते हैं, जहां से हमने खनिजों को निकाला है वो स्थान कहलाते हैं खान। क्या कहलाते हैं, खान कहलाते हैं। कई बार पूछा हुआ है कि खान किसे कहते हैं। ठीक है, और मानव विकास के इतिहास में खनिजों की जो खोज हुई है वो कई अवस्थाओं में हुई है। इतिहास के बाद में बात करेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं खनिजों के बारे में, तो इसकी खोज कई अवस्थाओं में हुई है। जैसे पाषाण युग की बात की हमने, पीछे भी बात की थी, पाषाण युग पत्थरों के, ताम्र युग, कांस्य युग, इसमें तांबा धातु के बारे में, इसमें कांसा धातु के बारे में, इसमें लोहा धातु के बारे में। और वर्तमान जो युग है, वर्तमान की बात करेंगे, वो कैसा युग है, इस्पात युग है। याद रखना, वर्तमान जो युग है वो कैसा युग है, इस्पात युग स्पष्ट होता है।
और देखिए खनिजों की जो मात्रा है वो किसी देश की सभ्यता और आर्थिक जीवन का क्या करती है, मापदंड बनाती है। प्राचीन समय में बात करते हैं कि ये हमने देखे हैं ताम्र, कांस्य, लोहा युग, इनमें जो खनिजों का प्रयोग किया जाता था वो क्या किया जाता, अधिकतम क्या करते थे ये या तो कोई उपकरण बना लेते थे या फिर कोई हथियार बना लेते थे, अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, तो इस प्रकार से उपयोग होता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका जो उपयोग हो रहा है वो औद्योगिक क्रांति के बाद में हो रहा है, और वर्तमान में खनिजों का उपयोग है वो बहुत अधिक क्या है, विस्तृत स्तर पर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यह एक प्राकृतिक संपदा मानी जाती है। क्या मानी जाती है, खनिज। खनिज एक प्राकृतिक संपदा है, और इसमें भी क्या है, इसमें लोह और अलोह, मतलब कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें लोह धातु का अंश पाया जाता है, कुछ होते हैं इसमें लोह धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो वही दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और दोनों प्रकार के खनिज क्या हैं, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब देखिए खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक की बात करेंगे, तो देखिए या तो प्रकृति द्वारा प्रभावित होता है, या हम बात करते हैं मनुष्य द्वारा कोई ना कोई कार्य प्रभावित होता है। या तो प्रकृति प्रभावित करेगी या फिर कोई ना कोई मनुष्य प्रभावित करेगा। तो दो प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, पहला है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक रूप से हम देखेंगे कि या तो खनन कार्य कैसे प्रभावित होता है, खनिज भंडारों की स्थिति, जहां पर खनिजों का भंडार नहीं है वहां पर खनन कार्य नहीं संपन्न होगा, और जहां पर खनिजों के भंडार ज्यादा है वहां पर क्या है, खनन कार्य ज्यादा संपन्न होगा। फिर हम बात करते हैं खनिजों की मात्रा के हिसाब से भी खनन कार्य प्रभावित होता है। फिर हम बात करते हैं प्रकार। अगर प्रकार क्या है, निम्न श्रेणी का प्रकार है, गुणवत्ता उसमें नहीं है, तो हम कम खनन कार्य संपन्न करेंगे। फिर संपन्न, वहां के बाजार की बात करते हैं, संपन्नता की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, प्रभावित करती है। फिर देखिए दूसरा जो कारक है वो है मानवीय कारकों के अंतर्गत क्या है, एक तो खनिजों की मांग। खनिजों की मांग नहीं होगी तो हम खनिजों का उत्पादन नहीं करेंगे, उसको नहीं निकालेंगे, और उसको खनिजों को नहीं निकालेंगे तो खनन कार्य भी संपन्न नहीं होगा। तो ये प्रभावित करता है। अगर मांग ज़्यादा होगी तो खनन कार्य भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पर फिर हम देखते हैं कि जो परिवहन की सुविधा है, परिवहन की सुविधा ये भी क्या करती है, खनन कार्य को प्रभावित करती है। अगर परिवहन की सुविधा सुदृढ़ है तो लगातार हम जितना भी खनिज का उत्पादन किया, खनन कार्य किया, वो लगातार हम बाजारों में ट्रांसफर कर देते हैं या हम उद्योगों में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर परिवहन व्यवस्था बिल्कुल कम है तो एक जगह इकट्ठा होने के बाद में धीरे धीरे उसको उद्योगों में पहुंचाया जाएगा, तो खनन कार्य भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ही करेंगे। फिर श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता अगर ज़्यादा श्रमिक हैं तो ज़्यादा खनन कार्य है, अगर कम श्रमिक हैं तो कम खनन कार्य होगा। फिर तकनीकी विकास का स्तर। फिर हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसियां बनाई जाती हैं, तो सरकारी नीतियां भी क्या करती हैं, खनन कार्य को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। शेष जो खनिजों की विशेषता है, वितरण है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।